Hello everyone, welcome back to our classes. The topic for the today will be chapter number 22, अपील एंड रिवीजन। सो इसका क्विक रिवीजन है ये, और पूरा इन डेप्थ हम लोग नहीं जाएंगे। सो क्विक रिवीजन रहेगा। सबसे पहला जो टॉपिक हमें जो देखना है वो है हिराकी ऑफ अपील एंड रिवीजन। जितने भी ऑर्डर पास करते हैं वो जो भी अपील एंड रिवीजन में जाते हैं, या फिर वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पास किया होगा, या फिर ऑफिसर सब ऑर्डिनेट टू रिविजनल अथॉरिटी ने पास किया होगा। तो आपका जो भी ऑर्डर आपका रहता है, तो आप क्या करोगे? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का अगर ऑर्डर पास हुआ है तो आपको अपेलेंट अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं एए। अगर कोई ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू रिविजनल अथॉरिटी के किसी ने ऑर्डर पास किया, तो वो उसकी फर्दर प्रोसीडिंग होती है रिविजनल अथॉरिटी, और उसमें वो खुद ही करते हैं बेसिकली। तो अपने को मेन जो कंसर्न है वो है अपेलेंट अथॉरिटी को हमें यहाँ पे देख के चलना है। और अपेलेंट अथॉरिटी के बाद अपन जाएंगे अपेलेंट ट्रिब्यूनल। और आरए का जो ऑर्डर है, जो रिविजनल अथॉरिटी खुद से जो कोई ऑर्डर को रिवाइज करती है, किसी के भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू आरए, उनके ऑर्डर को जो रिवाइज करती है, उसके खिलाफ अगर हमें ऑब्जेक्शन है तो हम जाएँगे अपीलेंट ट्रिब्यूनल। तो बेसिकली दोनों की दोनों कड़ी यहाँ पे आके रुक जाती है। अब अपीलेंट ट्रिब्यूनल में 2 टाइप के केस आ सकते हैं, या फिर एक केस रिलेटेड टू द जिसमें डिस्प्यूट है पीओएस, दैट इज़ प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड, या फिर अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड। अगर वो पीओएस से रिलेटेड है तो वो नेशनल बेंच या फिर रीजनल बेंच में जाएगा। अगर अदर देन पीओएस, दैट इज़ प्लेस ऑफ सप्लाई, तब केस जाएगा स्टेट बेंच या फिर एरिया बेंच में। अगर इन केस अगर वो केस नेशनल बेंच में जाता है या फिर रीजनल बेंच में जाता है और उसके ऑर्डर से भी आप खुश नहीं हैं, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर वो केस स्टेट स्टेट बेंच का है या फिर एरिया बेंच का है, तो इन दैट केस आपको हाई कोर्ट में जाना होगा पहले, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जा पाओगे। तो ये अपना एक पूरा पूरी चैप्टर का इंट्रोडक्शन था कि क्या हमें कवर करके चलना है। रेलेवेंट डेफिनेशन है, आप सब देख लीजिए इसे तो, क्योंकि अभी रिवीजन में हम डेफिनेशन को कवर नहीं करेंगे, या आप पहले भी कर चुके हैं। सबसे पहला आता है सेक्शन नंबर 107। ये कहते हैं अपील टू द अपेलेंट अथॉरिटी, एए। तो इसमें सबसे पहला अपील कौन करेगा? एसएससी। अगर एसएससी अपील फाइल कर रहा है तो किसके ऑर्डर के अगेंस्ट फाइल करेगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो केस है उसके अगेंस्ट फाइल करेगा, अपील फाइल करेगा, ठीक है। तो हाँ, एक और चीज़ जो एडजुडिकेटिंग अपेलेंट अथॉरिटी में जो जाता है, वो वही होगा जो इस ऑर्डर से तो दुखी है, वो जिस ऑर्डर से, तो बेसिकली वो अग्राइड पार्टी है। तो टाइम लिमिट कितना रहेगा अपना? 3 + 1 मंथ। 1 मंथ जो है वो कंडोनेशन है, मतलब डिले अगर हो जाता है और जेन्युइन रीज़न है तो वो 1 महीने का और एक्सटेंशन और दे सकता है। फॉर्म नंबर क्या रहेगा? जीएसटी एपीएल 01, अपील 01। मैंडेटरी प्री डिपॉज़िट, यस, जितना आप टैक्स एग्री करते हो वो तो आपको देना ही देना होगा, प्लस 10% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स। अगर आईजीएसटी की बात आती है तो 10 की जगह हो जाएगा आपका 20%। ओके, क्योंकि अमाउंट डबल हो जाता है ना। ये जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं वो सीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। सीजीएसटी एक्ट में 10% है। चलो, अब आता है अपील बिफोर एए बाय द डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट भी फाइल कर सकता है, यस। डिपार्टमेंट में कौन? बेसिकली एक कमिश्नर होता है, या फिर वो अपने खुद डिसाइड करेगा कि ये तो कुछ नाइंसाफी हो रही है, या फिर अपॉन अ रिक्वेस्ट एसजीएसटी कमिश्नर या इनके रिक्वेस्ट पे वो कर सकता है, ठीक है। वो बेसिकली क्या चेक करेगा? लीगलिटी एंड प्रोप्राइटरी ऑफ द सेड डिसीजन, ठीक है। और टाइम लिमिट इसके इसके पास कितना है? 6 + 1 मंथ। जब भी ऑर्डर पास होता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का, उस ऑर्डर की फ्रॉम द डेट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीजन, वो 6 मंथ अपने स्टार्ट होते हैं। अब और उस केस में, एसएससी के केस में कितना था? 3 मंथ। ये चीज़ ध्यान में रखना। नाउ फॉर्म नंबर रहेगा एपीएल 03। एपीएल 02 अभी हमने नहीं पढ़ा। एपीएल 01 के बाद एपीएल 03। एपीएल 01 तब जब एसएससी जाता है अपेलेंट अथॉरिटी पे, या फिर एपीएल 03 तब जब डिपार्टमेंट जाता है एप्लीकेशन जो फाइल करता है, और एप्लीकेशन जो ये फाइल करेगा, इट विल बी डीम्ड कि वो अपील, मतलब जो एप्लीकेशन फाइल करेगा डीम्ड माना जाएगा कि वो अपील फाइल कर रहा है, और कोई प्री डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि तो डिपार्टमेंट फाइल कर रहा है। अब एए जैसे हम कहते हैं एडजुडिकेटिव सॉरी अपेलेंट अथॉरिटी की क्या प्रोसेसिंग, इसकी ड्यूटीज़ क्या है? सबसे पहले तो आपको देखना है कि रीज़नेबल एडजॉर्नमेंट होंगे।
कि जो केस हम डील कर रहे हैं उसमें एडजॉर्नमेंट रीजनेबल होनी चाहिए एंड नॉट मोर देन प्री एडजॉर्नमेंट। और एडवाइजरी टाइम लिमिट इसमें दे के रखी है अपने को 1 ईयर की। अब जो ऑर्डर होगा वो उसे कन्फर्म करेगा, मॉडिफाई करेगा, ठीक है? बट एक जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो अपेलेंट अथॉरिटी का जो ऑर्डर होता है, ये कभी भी रेफर बैक नहीं कर सकता केस, कि ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बोले कि आप इसको दोबारा देखो केस, ऐसा नहीं कर सकते। दे कांट रेफर बैक, उसको अपना एक डिसीजन देना पड़ेगा। कोई रीज़नेबल अपॉर्च्युनिटी देने वाली बात कही गई है, ठीक है? आपको शो कॉज़ नोटिस दिया जाएगा अगर आपका जैसे डिमांड इंक्रीज़ हो जाता है या आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट कम होता है यूटिलाइज़ करने के लिए या रिफंड आपका कम हो जाता है, तो आपको एक नोटिस दिया जाएगा। एंड जो भी ऑर्डर पास करेगा एए उसे स्पीकिंग ऑर्डर कहते हैं, शुड बी अ स्पीकिंग ऑर्डर। एंड द एडवाइजरी टाइम लिमिट 1 ईयर हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो अपील का जो भी आपका आउटकम रहेगा ऑर्डर का, वो किस-किस को जाएगा? अपीलेंट, रिस्पोंडेंट एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, प्लस इट विल आल्सो रेफर टू द जुडिकेशनल कमिश्नर of or the authority designated on a behalf of and the judicational SGST या UTGST कमिश्नर। चलो, जो भी ऑर्डर होगा फाइनल होगा अनलेस द डिस्प्यूट इज टेकन टू द हायर अथॉरिटीज अपीलेंट फोरम। अब जो ये जो अपील एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में जो बैठे हैं, वो कौन बंदा इस ऑर्डर को डील करेगा? तो इसमें यहाँ पे दो बंदे यहाँ पे बैठे हैं। एक तो कमिश्नर अपील बैठा है और दूसरा जॉइंट कमिश्नर अपील बैठा है। तो सीधी सी बात है, जॉइंट कमिश्नर अपील थोड़ा हायर अथॉरिटी है, तो वो उन्हीं की ऑर्डर देखेगा। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में जो केस पास हुआ है, वो जो ऑर्डर पास किसने किया है? अगर वो ऑर्डर पास किया है एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर ने, अगर वो ऑर्डर पास किया है एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर, तो उसकी हायर अथॉरिटी कमिश्नर होती है। तो अपील में जा रहे हैं तो कमिश्नर अपील उसको देखेगा। अगर वो अदर देन अबव है, अदर देन अबव में बेसिकली आते हैं डिप्यूटी, असिस्टेंट कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट। अगर इन्होंने ऑर्डर पास किया है, तो जॉइंट कमिश्नर ऑफ अपील उसको देख के चलेगा। तो इसमें तो सिंपल है। देख लो कि हायर अथॉरिटी, देखो अगर मैं ऑर्डर पास करता हूँ, तो मेरा जूनियर तो उस ऑर्डर को चेक नहीं कर सकता ना। ऑफ कोर्स मेरे हाई सीनियर जो होगा वही इस ऑर्डर को चेक कर सकता है, तो वही यहाँ पे चीज़ है। तो ये शॉर्ट समरी देखो, फिर से एक और समरी दे रखी है। आईसीएआई की मटेरियल की सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत लेमन लैंग्वेज में दिया हुआ है और बेयर एक्ट भी दिया हुआ है आपको साथ के साथ। कुछ आप इसमें नहीं है बेयर एक्ट का, बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी नहीं है। और साथ में एक समरी दे रखी है जब वो टॉपिक खत्म होता है। तो दिस इज़ वेरी नाइस। तो हमें आईसीआई के अलावा किसी और के मटेरियल को यूज़ भी नहीं करना चाहिए अगर हमें ढंग से पढ़ना है तो। हाँ, शॉर्ट में पढ़ना है तो बात अलग है। अब आता है पावर ऑफ रिविजन अथॉरिटी। अभी तक हमने जो पढ़ा था अपीलेंट अथॉरिटी के रिगार्डिंग हमने डिस्कशन किया था। अब आता है रिविजनल अथॉरिटी। रिविजनल अथॉरिटी जो भी ऑर्डर पास किया उसके सबऑर्डिनेट्स ने, उसके ऑर्डर को रिवाइज़ कर सकती है। कहने का मतलब ऑलमोस्ट सारे ही होते हैं। तो वो कब रिवाइज़ करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ ऑन हिज़ ओन मोशन या ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड या ऑन अ रिक्वेस्ट फ्रॉम एसजीएसटी और यूटीजीएसटी कमिश्नर। थर्ड पॉइंट अपने से ये यहाँ पे डिस्कस करता है, अगर उसे लगता है कि वो जो भी उसने चेक किया व्यू उसका उसका व्यू है ऑन एग्जामिनेशन कि वो जो ऑर्डर पास हुआ था वो एरोनमस है, इल्लीगल है, इम्प्रॉपर है और मटेरियल फैक्ट को उन्होंने डील ही नहीं किया। उससे पहले उन्होंने इस नेसेसरी जो मटेरियल फैक्ट है उसको वहाँ पे उन्होंने चेक ही नहीं किया और ऑर्डर पास कर दिया, उससे ऐसा लगता है। तो वो उस ऑर्डर पे स्टे लगा देगा और जो भी रिफंड या पेनल जो भी होगा, बेसिकली कहने का मतलब है हम डिपार्टमेंट में अगर धांधली हो रही होगी, कर पैसे लेके अगर चोरी की होगी, तो एक रिविजनल अथॉरिटी बैठाई गई है, वो इन चीज़ों को देखेगी। अगर कोई भी ऐसा ऑर्डर पास हो उसकी नज़र में है कि वो गलत हुआ है, उसमें कुछ लोचा है, तो वो उस ऑर्डर पे स्टे लगा के अपना जो भी कार्रवाई आगे प्रोसीड करेगी, ठीक है? और उसके हिसाब से वो कार्रवाई के बाद उसको मॉडिफाई कर सकती है, एनल कर सकती है, उस ऑर्डर को भी कन्फर्म कर सकती है या अगर एनहांस करती है। अगर एनहांस करते हैं तो उसको एक बार बुलाया, इंटीमेशन दिया जाएगा, ठीक है? एक समरी ऑर्डर का यहाँ पे आता है, समरी ऑर्डर भी देना होता है उसको साथ में, क्लियरली इंडिकेटिंग द फाइनल अमाउंट ऑफ द डिमांड कन्फर्म्ड उसने कितना किया है। सेकंड में ये देख रहा है कि इफ आरए डिसाइड टू पास एन ऑर्डर, ये वाला पॉइंट देखो, इफ आरए डिसाइड टू पास एन ऑर्डर व्हिच लाइकली टू अफेक्ट द पर्सन एडवर्सली, बहुत ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट होने वाला, ही शैल सर्व ए नोटिस ऑन सच पर्सन एंड गिव हिम एन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। और फर्दर अपील हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। अब एक छोटा सा डिस्कशन है कि जो रिविजनल अथॉरिटी होती है ना, शैल नॉट एक्सरसाइज द पावर ऑफ रिवीजन।
कब एक्सरसाइज नहीं करेगी? बेसिकली नॉन अपीलेबल ऑर्डर, ये वो ऑर्डर्स होंगे जिनके मतलब अभी डिस्कस करते हैं, इनको हम कहेंगे, तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, रिविजन ऑथर शैल नॉट एक्सरसाइज द पावर ऑफ रिविजन इफ, एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आ सकते हैं इफ। 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 ये बोल रहा है, द ऑर्डर हैज बीन सब्जेक्ट टू एन अपील बिफोर एए या ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट। बेसिकली वो सब्जेक्ट टू अपील में जा चुका है, अपील कोई करने वाला है इसकी, तो आप उसको रिविजन और उसका रिविजनल अथॉरिटी उसको रिवाइज नहीं कर सकती, वो सब्जेक्ट टू द अपील है ना, इसलिए। बट इस सब्जेक्ट टू द अपील में कंडीशन है, इसको जरा अच्छे से देखो। वो ये कह रहा है, इसको अच्छे से पढ़ लो, जरूरी है इसलिए मैं इसको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। द रिविजनल अथॉरिटी में पास एन ऑर्डर ऑन एनी पॉइंट विच हैज नॉट बीन रेज्ड। अगर उसे ऐसा लगता है कोई एक ऐसा पॉइंट है जो कि कहीं पे भी रेज नहीं हुआ अभी तक, एंड डिसाइडेड इन अपील बिफोर ए ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, और वो फैसला हो चुका है अपील में, उसका एक डिसीजन आ चुका है, और उस डिसीजन को आए बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 1 ईयर, मतलब 1 साल खत्म नहीं होना चाहिए उस मतलब फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट में एक डिसीजन दिया और डिविजनल अथॉरिटी को लगता है कि एक जो मेन पॉइंट था वो किसी भी अपील में डिसाइड नहीं हुआ, तो इन दैट केस विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सच अपील, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या ए या ट्रिब्यूनल, उसके ऑर्डर आने के बाद वो क्या करेगा, उसको रिवाइज कर सकता है विद इन 1 ईयर, या फिर फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर इन अपील, ठीक है, और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द इनिशियल ऑर्डर। जो इनिशियल ऑर्डर था जो कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पास किया था, उसके ऑर्डर डेट के बाद 3 ईयर्स अभी तक खत्म नहीं हुए, या फिर अपील का 1 ईयर खत्म नहीं हुआ, अपील का ऑर्डर आने के बाद अब 1 साल खत्म नहीं हुआ, इन दोनों में से जो भी लेटर रहेगा ना, उसे हम कंसिडर करके चलेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो पॉइंट हमने पढ़ा था कि अपील सब्जेक्ट टू अपील है, उसको हम नहीं पास कर सकते, बट कुछ हाउएवर के हिसाब से यहाँ पे ये लिखा हुआ था, ये जो ऑर्डर थे जिनका कोई पॉइंट कहीं पे रेज नहीं हुआ है और वो अपील में आ चुका है, अपील ने उसको बोल भी चुके हैं, ठीक है, उसका फाइनल हो भी चुका है उस पॉइंट के रिगार्डिंग, तो उस ऑर्डर को वो यहाँ पे बात रिवाइज कर सकता है बेसिस ऑन द न्यू पॉइंट जो उसको मिला है। और यहाँ पे ये देखो टाइम लिमिट, देखो ये अपेलेबल ऑर्डर का, देखो ये इंपॉर्टेंट है। द पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर हैज नॉट येट एक्सपायर्ड। 6 मंथ अभी तक एक्सपायर नहीं हुए, तो उस ऑर्डर को वो नहीं छेड़ सकता, कौन, रिविजनल अथॉरिटी उसको टच नहीं कर सकता। और मोर देन 3 ईयर्स हैव एक्सपायर्ड आफ्टर पासिंग द डिसीजन और सॉट टू बी रिवाइज। जिस डिसीजन को आपको रिवाइज करना उसको 3 साल हो चुके हैं सर, 3 साल में अगर आप नहीं जागे तो अब क्यों जाग रहे हो? पहला पॉइंट, 6 महीने से पहले आप टच नहीं करोगे। दूसरा पॉइंट, अगर वो जो भी आपका डेट आ चुका था उस 3 साल के अंदर अंदर आपने नहीं छेड़ा, तो 3 साल के बाद नहीं छेड़ पाओगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इजी है, द ऑर्डर हैज ऑलरेडी बीन टेकन फॉर रिवीजन एट अर्लियर स्टेज। तो अभी कोई पुरानी स्टेज में आपने इसको रिवीजन के लिए लिया था और तब डिसाइड ये हुआ था कि इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा कि आप जिस ऑर्डर को रिवाइज करना चाहते हो वो एक अपने आप में एक रिविजनल ऑर्डर है, ठीक है, मतलब वो ऑलरेडी ऑलरेडी किसी ने रिवाइज कर चुका है और आपको लग रहा है कि उस रिवीजन में भी दिक्कत है, तो आप उसको नहीं टच कर सकते। तो कौन कौन से वो चीज़ है जिसको आप टच नहीं कर सकते, जो सब्जेक्ट टू अपील है। नंबर टू, 6 मंथ अभी तक एक्सपायर नहीं हुए, या फिर 3 ईयर्स उनके एक्सपायर हो चुके हैं। नंबर 3 हैव ऑलरेडी बीन टेकन फॉर द रिवीजन, ठीक है, एट अर्लियर स्टेज, या रिविजनल ऑर्डर पास हो चुका, जो जिसको आप रिवाइज करना चाहते हैं वो अपने आप में एक रिविजनल ऑर्डर है। और ये हमने देख लिया, तो कोई नया पॉइंट अगर मिल जाता है और उसके लिए कोई भी अपील किसी में भी ए या ट्रिब्यूनल किसी ने भी जजमेंट दिया हो, तो विद इन 1 ईयर उसको रिवाइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द न्यू पॉइंट, न्यू फाइंडिंग्स, या फिर 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द ओरिजिनल डेट विच एवर इज लेटर। अब इस जो 3 ईयर्स हम लोग चिल्ला रहे हैं, इसमें क्या क्या पीरियड एक्सक्लूड होगा, तो कहने का मतलब है यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर अपीलेंट अथॉरिटी ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर दे दिया और वो सब्जेक्ट टू अपील आगे जा रहा है, तो हाई कोर्ट जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता, तो वो जो पीरियड है 3 ईयर्स का, उसके बीच में जो टाइम फ्रेम वाला, इट मे बी 6 मंथ, 2 मंथ, वट एवर इट मे बी, तो वो टाइम पीरियड हम काउंट नहीं करके चलेंगे इन द पीरियड ऑफ द 3 ईयर्स, तो हम एक्सक्लूड कर देंगे 3 ईयर्स की काउंटिंग करते वक्त। अगर हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया और वो फर्दर अपील में चला जाता सुप्रीम कोर्ट में, इन दैट केस जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता और हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया था जिस डेट को, और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, वो डेज को भी हमें यहाँ पे काउंट करके नहीं चलना है। और लास्ट में बोलता है कि अगर कोई भी कोर्ट अगर आपके ऊपर स्टे कर देता है कि अभी इनकी जितने भी प्रोसीडिंग है उसको वहीं रोक दो, इट कुड बी एनी रीज़न, तो वो पीरियड काउंट नहीं होगा।
चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसे कहते हैं अपीलेंट ट्रिब्यूनल अंडर जीएसटी। यहाँ पे जो ऑर्डर आएंगे उसमें दो ही टाइप के ऑर्डर आ सकते हैं अपीलेंट ट्रिब्यूनल में। एक जो जो एए ने पास करा है, दूसरा जो रिविजनल अथॉरिटी ने पास करा है। आप इन दोनों के ऑर्डर से अगर खुश नहीं है तो आप अपीलेंट ट्रिब्यूनल में आ सकते हैं। अपीलेंट ट्रिब्यूनल में मैंने बताया था टू टायर ट्रिब्यूनल होते हैं, ये ऑलरेडी डिस्कस, नेशनल बेंच, रीजनल बेंच, और दूसरा अपना स्टेट एरिया बेंच। अगर पीओएस दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड केस है, वो सीधा जाएगा नेशनल बेंच में या रीजनल बेंच में। ये एक स्ट्रक्चर है। अपीलेंट ट्रिब्यूनल में नेशनल बेंच, रीजनल बेंच। नेशनल बेंच में 2 मेंबर्स होते हैं, ध्यान रखना। बाकी सब में 3-3 मेंबर्स आएँगे। नेशनल बेंच में 2 मेंबर्स, एक तो अपना टेक्निकल रहेगा सेंटर का, एक टेक्निकल रहेगा स्टेट का। रीजनल में एक जुडिशियल मेंबर अलग से आ जाता है। जुडिशियल मेंबर और 2 टेक्निकल मेंबर सेंटर और स्टेट के, ये हर जगह रिपीट होने वाले हैं, स्टेट बेंच में भी और एरिया बेंच में भी। तो एक याद रख लो कि नेशनल बेंच में सिर्फ टेक्निकल मेंबर्स बैठते हैं और बाकी सब बेंच में जुडिशियल मेंबर बैठेंगे और 2 टेक्निकल मेंबर, एक सेंटर का होगा, एक स्टेट का होगा। और सेकंड ये बोल रहा था पॉइंट कि 5 लाख का जो आपका कंसर्न है, अगर वो 5 लाख से नीचे-नीचे वाला केस है, टैक्स या इनपुट टैक्स या रिफंड की जो भी डिस्प्यूट है, वो 5 लाख से नीचे-नीचे है, ठीक है? या 5 लाख है, बेसिकली वो डज़न्ट एक्सीड 5 लाख, मतलब ग्रेटर देन 5 लाख नहीं है, प्लस डज़न्ट इन्वॉल्व द क्वेश्चन ऑफ लॉ, इन दैट केस वो सिंगल मेंबर ही उसको टैकल करके उसका सॉल्यूशन करके दे सकता है। उसमें मतलब तीनों मेंबर बैठने ज़रूरी नहीं है। इन केस अगर कोई एक मेंबर एब्सेंट होता है, तो 2 मेंबर बेंच के भी उसके हिसाब से डिसाइड किया जा सकता है। अब आता है प्रोसीजर बिफोर द अपीलेंट। ये जो कोर्ट के जो प्रोसीजर होते हैं, ये वही है। इसमें सच कुछ कोई प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आपको फॉलो करना है, समन कर सकते हैं, ये इसकी पावर है वगैरह, वगैरह। ये हम लोग हमेशा कंपनी लॉ में बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो उसको यहाँ पे अभी रिपीट करके नहीं चलेंगे। अब आता है अपील टू द अपीलेंट ट्रिब्यूनल। अब अपील टू द अपीलेंट ट्रिब्यूनल, अब ये जो अपीलेंट ट्रिब्यूनल हमने देखा, इसका कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया हमने। अब इसमें अपील कौन-कौन कर सकता है? इसमें अपील वही लोग कर सकते हैं, जैसे अपील बाय एसएससी। अगर एसएससी को अपील करना है अपीलेंट ट्रिब्यूनल, तो उसका सबसे पहले तो टाइम लिमिट देख लो, 3 + 3 मंथ। जो +3 लिखता हूँ ना, ये हमेशा कंडोनेशन के लिए रिगार्डिंग है, ठीक है? मतलब उसको कंडोनेशन दिया जा सकता है 3 महीने का मैक्स टू मैक्स। और जो 3 डेट आपका 3 मंथ स्टार्ट होता है ना, हमेशा कोई भी टेम्पलेट स्टार्ट होता है फ्रॉम द जब भी कोई प्रीवियस अथॉरिटी होती है, उसके जो डेट ऑफ ऑर्डर होता है ना, कम्युनिकेशन, डेट ऑफ ऑर्डर जो होता है, उस डेट से अपने 3 मंथ स्टार्ट होते हैं। फॉर्म हमने देख लिए थे एपीएल 03 तक हमने देखे थे, अब एपीएल 04 को स्किप करके एपीएल 05 में आते हैं। ये कौन फाइल कर रहा है? एसएससी फाइल कर रहा है अपीलेंट ट्रिब्यूनल में, एपीएल 01 नंबर फॉर्म। अगर कोई भी ऐसा केस होगा, कोई भी डिस्प्यूट होगा जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट या टैक्स या फिर फाइन पेनल्टी व्हाटएवर इट इज, देखो लिख लो, यहाँ पे देख लो, टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट, द डिफरेंस इन टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड द लास्ट अमाउंट ऑफ फाइन पेनल्टी डिटरमाइंड बाय सच ऑर्डर डजंट एक्सीड 50,000, तो वो अपीलेंट ट्रिब्यूनल में नहीं आएगा। अब आता है मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। कोई भी ऐसा पॉइंट जो कि रिस्पोंडेंट को लगता है कि अब मुझे इसको छेड़ देना चाहिए, नहीं तो मैं हार जाऊँगा, समथिंग लाइक दैट, ऐसा ऐसा कुछ होता है, तो बेसिकली क्रॉस ऑब्जेक्शन का एक मौका और देगा दिया जाता है रिस्पोंडेंट को अपीलेंट ट्रिब्यूनल में। और जो भी उसको क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करना है, वो विदिन 45 डेज़ फाइल करना है, प्लस कंडोनेशन का उसको मैक्स टू मैक्स 45 डेज़ का दिया जाएगा। तो इसमें जो फॉर्म नंबर रहेगा वो एपीएल 06, एपीएल 05 के बाद एपीएल 06 अब आ चुका है यहाँ पे। और इसमें जब आप कोई ट्रिब्यूनल फाइल करता है केस, तो इसमें आपको फीस भी देनी पड़ती है ₹1000 की फॉर एवरी 1 लाख टैक्स या आईटीसी, और द डिफरेंस इन टैक्स और आईटीसी इन्वॉल्व्ड या फाइन पेनल्टी जो भी है, तो कम से कम ₹1000 मिनिमम चार्ज होगा फॉर 1 लाख रुपीज़ एंड सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 25,000, इट वोंट एक्सीड 25,000। हाँ, एक और चीज़, देयर शैल बी नो फीस फॉर द एप्लीकेशन मेड बिफोर द अपीलेंट ट्रिब्यूनल फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। अगर कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के तहत, एरर है इसमें ऑर्डर में, पुराने वाले ऑर्डर में, उसके अगर आप बोल रहे हो उसमें रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने लॉ की धज्जियाँ उड़ा दी है। ठीक है, रेक्टिफिकेशन हो रहा है बेसिकली ऑर्डर का, तब कोई फीस की बात करके नहीं चलेगा। मैंडेटरी प्री डिपॉज़िट, इसको हम आगे ही थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे। वैसे तो बता देता हूँ, वहाँ पे हमने 10% दिया था, यहाँ पे अपना 20% दे के चलेंगे। और जो टैक्स एग्री करना है वो तो हम ऑलरेडी डिपॉज़िट कर चुके होंगे। तो ये 20% होगा इन एडिशन टू द 10%। इसके बारे में और डिस्कस करेंगे नीचे ही। अब आता है डिपार्टमेंट अपील। अगर डिपार्टमेंट अपील फाइल करता है, हमें कितना वक़्त दिया था, 3 + 3 मंथ। अगर डिपार्टमेंट बात बात करता है तो उसको पूरा का पूरा 6 महीने का डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया जाता है। कोई कंडोनेशन की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे।
सेकंड, अपील का फॉर्म कितने, एपीएल 07 कब एपेलेंट ट्रिब्यूनल में जब डिपार्टमेंट फाइल करता है, 06 कब जब क्रॉस ऑब्जेक्शन रिस्पोंडेंट फाइल करता है, 05 कब जब ट्रिब्यूनल में एसएससी फाइल करता है। ओके, तो देयर इज नो अगेन नो रिक्वायर, क्योंकि डिपार्टमेंट फाइल कर रहा है तो प्री डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट की कोई बात नहीं है। अब आता है ऑर्डर ऑफ अपेलेंट, वही कंफर्म करेगा, मॉडिफाई, एनुल, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे है कि अपेलेंट ट्रिब्यूनल चाहे तो रेफर बैक कर सकता है ओरिजिनल अथॉरिटी को, किसी को भी, या प्रीवियस अथॉरिटी को, या एक जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सबसे पहले जिसने ऑर्डर दिया था उसको भी रेफर बैक कर सकता है कि आप नेसेसरी एडिशनल एविडेंस लो और अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन सुना दो, तो रेफर बैक किया जा सकता है। एडजॉर्नमेंट कितना है, 3, उसमें भी अपेलेंट अथॉरिटी में भी 3 था। एडवाइजरी टाइम लिमिट 1 ईयर, ठीक है। द ट्रिब्यूनल सेंड अ कॉपी ऑफ इट्स ऑर्डर, किस किस को भेजेगा, AARA ओरिजिनल, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपेलेंट, और जुडिकेशनल कमिश्नर या SGST या UTGST कमिश्नर, ये वही रिपीटेशन हो रहा है। और जो भी ऑर्डर होगा वो फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज, ठीक है, अनलेस द डिस्प्यूट इज टेकन टू द हायर अथॉरिटीज। तो अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अगर रहता है तो वो ऑन इट्स ऑन मोशन कर सकता है कि उसको लगता है, बट वो रिव्यू नहीं कर सकता, वो रेक्टिफाई कर सकता है अपना ऑर्डर, कौन, अपेलेंट ट्रिब्यूनल कैन रेक्टिफाई इट्स ऑन ऑर्डर बट इट कैन रिव्यू इट्स ऑर्डर। और आपको जो भी करना होगा कमिश्नर अदर पार्टी टू अपील विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द अपील, अगर कोई रेक्टिफिकेशन की अपील हो रही है तो वो विद इन 3 मंथ करना होगा, ठीक है। इसमें आप देख लो यहाँ पे एक छोटा सा लिख दो 3 मंथ, चीज़ें याद रहती है 3 मंथ ऐसे लिखने से। तो 3 महीने का रेक्टिफिकेशन का टाइम है। और कोई भी अमेंडमेंट अगर आप ऑर्डर में कर रहे हो जिससे कि सामने वाले की असेसमेंट, मतलब जो भी इसका डिमांड था या टैक्स था या रिफंड कम हो रहा है, तो इन दैट केस उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, अनलेस अपॉर्चुनिटी गिवन ऑफ बीइंग हर्ड। सो बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी देने की बात कर के चल रहे हैं पार्टी को। अब आते हैं मैंडेटरी प्री डिपॉजिट, जिसके रिगार्डिंग हम जिक्र कर रहे थे। चलो आ जाओ, देखो प्री डिपॉजिट फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपेलेंट अथॉरिटी के लिए आपने जितना भी आपने जीएसटी एडमिट किया है वो तो आपको सबमिट करना ही करना है, मतलब पूरा का पूरा पे करना है जितना आपने एडमिट किया है। जो डिस्प्यूट में है, उसका 10%, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 25%। ये सीजीएसटी एक्ट है और जो कॉरस्पॉन्डिंग एसजीएसटी एक्ट में भी आपको सेम डिपॉजिट रहेगा। अगर आईजीएसटी आ जाता है, अगर केस आईजीएसटी एक्ट के रिलेटेड है, आईजीएसटी लायबिलिटी आती है, तो आपको 10% की जगह 20% हो जाएगा। तो कहने का मतलब सीजीएसटी में 10% जा रहा था और एसजीएसटी में 10% जा रहा था, अगर आईजीएसटी की बात आती है तो आपको पूरा पूरी 10%, 20% देना होगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50 करोड़। अब अपीलेंट ट्रिब्यूनल में हमने ये देखा, जो आपने एडमिट किया वो तो आपने डिपॉजिट कर चुके हो, ठीक है, ये वाला पार्ट तो आपका पहले डिपॉजिट हो चुका है। अब आपको एडिशन देना होगा 20% ऑफ सीजीएसटी प्लस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50 करोड़। अगेन द अमाउंट विल बी डबल 40% एंड देन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 100%। जो आपने 10% डिपॉजिट किया था अपीलेंट अथॉरिटी में, उसका एडिशन, उसका वो तो 10% है ही, प्लस आपको 20% एक्स्ट्रा और देना है। देखो साफ साफ लिखा हुआ, इन एडिशन टू द अमाउंट डिपॉजिटेड बिफोर द AA। तो 10% याद रखना, 20% याद रखना। अगर आईजीएसटी की बात हुई तो सीधा डबल कर देना, और 10% के साथ साथ मैक्सिमम कैपिंग कितनी है, 25। और अपीलेंट ट्रिब्यूनल में मैक्सिमम कैपिंग कितनी है, 50 करोड़। ओके, चलो अब इंटरेस्ट, हाँ बिल्कुल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि जिस डेट से रिफंड की बात हम करके चल रहे हैं, इस डेट से आपको रिफंड मिलेगा। मतलब ऑर्डर दे दिया कि इस डेट तक इसको इनको रिफंड दे दो, तो उस डेट से सरकार गवर्नमेंट को, वो डिपार्टमेंट को पेबल हो जाता है। जिस डेट से वो पेबल हो चुका है, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, जिस डेट से वो पेबल है और टिल द डेट ऑफ द एक्चुअल पेमेंट, उस पर्टिकुलर पीरियड का आपको रिफंड मिलेगा। और इस केस में जो रिफंड इंटरेस्ट का जो रेट है वो 9% है, क्योंकि ऑर्डर जो पास होते हैं वो अपीलेंट अथॉरिटी के पास होते हैं या ट्रिब्यूनल के पास होते हैं। तो इन ऑर्डर के ऊपर जो भी रिफंड का अगर कभी बनता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट 9% मिलता है इंस्टेड ऑफ 6%। बस थोड़ी देर और ये चैप्टर अपना खत्म। प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस, देखो अगर आपको बिफोर द अपीलेंट अथॉरिटी या अपीलेंट ट्रिब्यूनल हम एडिशनल एविडेंस शो करना चाहते हैं जो हमने पहले शो नहीं करा, कहाँ पे शो करना चाहते हैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या फिर या अपीलेंट, फिर सॉरी अपीलेंट अथॉरिटी या फिर अपीलेंट ट्रिब्यूनल, इन दोनों में अगर हम कोई एडिशनल एविडेंस देना चाहते हैं, वी आर नॉट अलाउड टू गिव एडिशनल एविडेंस अनलेस देयर आर सम एक्सेप्शन। अनलेस अनलेस नंबर पॉइंट नंबर 1 ये बोलता है कि जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का या अपीलेंट अथॉरिटी का जो भी ऑफिसर था उसने एडमिट नहीं किया, मैं वो एविडेंस दे रहा था बट उसने कोई एडमिट नहीं किया, रिफ्यूज
टू एडमिट द दैट एविडेंस अर्लियर। सेकंड पॉइंट बोलता है prevented by sufficient cause. I was prevented by sufficient cause for the evidence which he called for the producing. तो बेसिकली जो भी ऑफिसर जो मेरा केस देख रहा था पहले, इट कुड बी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वाला या फिर अपेलेंट अथॉरिटी वाला, तो वहां पे उसने मुझसे एविडेंस मांगा था, बट कुछ सफिशिएंट रीजन के कारण मैं वो एविडेंस उस वक्त नहीं दे पाया। तब आप एडिशनल एविडेंस दे सकते हो हायर अथॉरिटी में। आई वॉज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज, मतलब मैं नहीं, एक सफिशिएंट कॉज है, वो एविडेंस में शो नहीं कर पाया विच इज रेलिवेंट टू द ग्राउंड ऑफ अपील। तो रेलिवेंट टू द ग्राउंड ऑफ अपील है या नहीं, वो चीज वो सामने वाले डिसाइड करेंगे। प्लस वो ये भी देखेंगे कि इसका जो कॉज है, सफिशिएंट कॉज है, वो सफिशिएंट है भी या एमी है। अगर सफिशिएंट हुआ तभी अलाउ करेंगे। एंड जो पुराना जो भी ऑर्डर जिसके खिलाफ आपने अपील फाइल करी है, वो ऑर्डर पास्ड विदाउट गिविंग सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू शो द एविडेंस। मतलब आपको आपको अपॉर्चुनिटी दी नहीं गई थी एविडेंस शो करने के लिए, अब आप दिखाना चाहते हो, पहले आपको दी नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं दी और ऑर्डर पास कर दिया, तब आप एडिशनल एविडेंस यहाँ पे लेके आ सकते हो। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है नो एविडेंस शैल बी एडमिटेड अनलेस द एए और द अपीलेंट ट्रिब्यूनल रिकॉर्ड्स इन राइटिंग द रीजन फॉर इट्स एडमिशन। रिकॉर्ड्स इन राइटिंग फॉर द रीजन ऑफ एडमिशन, ठीक है। कोई भी रिकॉर्ड राइटिंग में देना पड़ेगा कि हम एडिशनल एविडेंस इसलिए ले रहे हैं, क्या जस्टिफिकेशन है, वगैरह वगैरह। shall not take additional evidence unless the adjudicating authority or the officer authorized in this behalf by the said authority has been allowed a reasonable opportunity। सामने वाले को भी तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी ना। वो ये बोल रहा है कि इसने एविडेंस मांगा था या इसने ऑर्डर, मैं फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो ऑफिसर है, इसने ऑर्डर पास कर दिया बिना मुझसे, मुझे अपॉर्चुनिटी दी है। अब उससे भी तो पूछेंगे कि आपने अपॉर्चुनिटी दी थी, अगर दी थी तो क्या प्रूफ है, कोई स्टेटमेंट है, कोई लेटर है, कुछ भी तो दिखाना पड़ेगा ना। तो वो यहाँ पे कहने का मतलब है। बस बाकी इतना कोई मेन नहीं है, मेजर नहीं है। अब आता है अपीयरेंस ऑफ द ऑथराइज्ड पर्सन। तो पहले देख लो कौन ऑथराइज्ड पर्सन, बेसिकली कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, आप सबको पता ही है वो चीज़ें। बट मेन चीज़ आपको देखना है कि कोई इनडायरेक्ट टैक्स गैजेट ऑफिसर है, वो भी एज एन ऑथराइज्ड ऑफिसर बन सकता है, सॉरी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द रिटायरमेंट या रिजिग्नेशन। तो कहने का मतलब है 1 साल का गैप अगर उसके पास है, वो अगर गैजेट ऑफिसर है और 1 साल का गैप उसके पास है, तो वो 1 साल के गैप के बाद ही अपने एज ए ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट में जाके अपने क्लाइंट के बिहाफ में काम कर सकता है। नेक्स्ट आता है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। व्हाट इज डिस्क्वालिफिकेशन? वही ही हैज बीन डिसमिस्ड या रिमूव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस, तो निकाला गया हो। कन्विक्टेड अंडर द सीजीएसटी एक्ट, कोई भी पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग जो वैट सीएसटी लॉ है, ठीक है, या एक्साइज लॉ है, फाउंड गिल्टी ऑफ द मिसकंडक्टेड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, एडजॉर्न सॉरी एडजस्ट एज इंसॉल्वेंट, ठीक है। ये जो 3 केस थे ना, ए, बी, सी, दिस, इन इन तीन इन ऑल द 3 केसेस फॉर ऑल द टाइम वो पर्सन डिस्क्वालिफाइड है। बट फॉर द केस ऑफ पॉइंट नंबर डी, यहाँ पे ये क्या कहता है, पीरियड ड्यूरिंग विच द इंसॉल्वेंसी कंटिन्यूज, तब तक ही वो डिस्क्वालिफाइड है। अगर कोई एसजीआई एक्ट के अकॉर्डिंग डिस्क्वालिफाइड है या यूटी जीएसटी के अकॉर्डिंग डिस्क्वालिफाइड है, तो वो सीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग भी डिस्क्वालिफाइड है। अपील टू द हाई कोर्ट, आपको जो भी अपील करनी है हाई कोर्ट में, तो वो ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है, ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट इज अ फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी, कि हाई कोर्ट इज अ फैक्ट, सॉरी, फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। और यहाँ पे आपको जितने भी केस आने हैं वो कौन से केस आएंगे, यहाँ पे जो स्टेट बेंच और एरिया बेंच वाले हैं, क्योंकि नेशनल बेंच और रीजनल बेंच वाले तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। और यहाँ पे जो केसेस आएंगे वो आएंगे आपके बेसिकली स्टेट और एरिया बेंच। और सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए, विद इन 180 डेज आपको फाइल करना है, ठीक है। और कॉन्डोनेशन यहाँ पे दिया जा सकता है और कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, कॉन्डोनेशन की कोई लिमिट नहीं है। अपील एपीएल 0807 भी हो चुका था, 06 भी हो चुका, 05 भी हो चुका था, अब 08 आ गया, तो हाँ 08 हाई कोर्ट के लिए था। डिसीजन जो भी हाई कोर्ट का सबके ऊपर बाइंड करता है, वगैरह वगैरह, ये सब इसके बारे में बात लिखी लिखी गई है। और हाई कोर्ट की जो अपील होगी शैल बी हर्ड बाय नॉट लेस देन 2 जज, कम से कम 2 जज वहाँ पे चाहिए अपने को, ठीक है। और प्री डिपॉजिट क्या ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बेसिकली जितना भी आपका डिस्प्यूट है ना, वो सारा का सारा आपको जमा करना पड़ेगा, क्योंकि आप 20% तो आप जमा कर चुके हो वहाँ पे सीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग। और आईजीएसटी अगर हुआ तो 40%, मतलब टोटल 10% प्लस 20%, आपने 30% दे दिया टोटल। अब हाई कोर्ट में जाना है तो आपको क्या करना होगा, पूरा का पूरा डिपॉजिट करना पड़ेगा, जितना भी आपका टैक्स डिस्प्यूट में 100% आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा।
या फिर आपको स्टे ले लो हाई कोर्ट से कि वो डिपॉज़िट नहीं किया करेगा, तब भी वो अपील एडमिट कर सकता है। ऐसा कोई स्टे ले लो कि आपको ऐसे कोई पेमेंट की अभी फर्दर टाइमिंग ज़रूरत नहीं है जब तक हाई कोर्ट में केस चल रहा है। थर्ड ऑप्शन, अपना लास्ट ऑप्शन बचा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के थ्रू जा सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट नेशनल बेंच या रीजनल बेंच के ऑर्डर के डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट में लेके आ सकते हैं। और यहाँ पे नेशनल बेंच से आएँगे तो केसेस वही होंगे जो प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट में केस जाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, हाई कोर्ट का केस हो गया और हाई कोर्ट भी उसे सर्टिफ़ाई करता है कि हाई सर्टिफ़ाई द केस टू बी फिट फॉर द वन, जो कि सुप्रीम कोर्ट उसे फर्दर अपील के लिए अलाउ, मतलब सुप्रीम कोर्ट में एज़ पर द लॉ वो केस जा सकता है, तभी वो सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा। प्री डिपॉज़िट के यहाँ पे भी कोई बात नहीं करके चलता, सेम एज़ एन हाई कोर्ट कि अगर आपको प टैक्स नहीं पे करना है तो आपको स्टे लेना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट से, वरना नहीं तो सारा टैक्स पे करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपकी सुप्रीम कोर्ट में अपील एक्सेप्ट की जाएगी। या फिर आप स्टे ले लो सुप्रीम कोर्ट, और स्टे मिलना इतना आसान नहीं होता। और अगर आपका कन्फर्म रिवर्स जो भी हो जाता है ऑर्डर, तो अगर आप जीत जाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एसएससी था, मैं जीत जाता हूँ, तो मुझे जितना भी इस वक़्त खर्चा वो भी अवार्ड किया जाएगा। सम ड्यूज़ पेड नॉट नॉट विच, हाँ, ये तो मैंने आपको बता दिया वही प्री डिपॉज़िट के रिगार्डिंग। अपील नॉट टू बी फाइल्ड इन सर्टेन केसेस। अब बस 2 छोटे से ऐसे टॉपिक हैं जिसको ध्यान से देख लो। पहला ये कहता है यहाँ पे, द बोर्ड में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सीजीएसटी काउंसिल इश्यू ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन फिक्सिंग द मॉनेटरी लिमिट। क्या बोल रहा है यहाँ पे? द बोर्ड में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, वो ये एक डिपार्टमेंट के लिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिपार्टमेंट फिक्स कर दिया कि एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि 1 लाख रुपए की अपने जितने भी हमने जो आए फर्दर अपील करनी है ऑर्डर, तो उसमें 1 लाख से ऊपर कम से कम वो टैक्स का डिमांड हो, तभी हम वो फर्दर अपील करें, तभी अपने लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है? और सेकंड पॉइंट ये लिख रहा है कि उसने कोई अपील नहीं करी बिकॉज़ द अमाउंट वाज़ लेस, बट एक सिमिलर केस आया, क्या उसी एसईसी का हो या किसी और का भी हो सकता है। तो ये नहीं, डिपार्टमेंट ये नहीं बोलेगा कि पहले हमने इस सेम सिमिलर नेचर का केस था, तब हमने फाइल नहीं करा था। बिकॉज़ क्यों नहीं करा था? क्योंकि वो लिमिट के नीचे था। बट अब लिमिट क्रॉस हो रही है उस पर्टिकुलर एसएससी या कोई दूसरा एसएससी और सेम नेचर है, सेम सब कुछ सेम है, ठीक है? तो इन इन दैट केस वो प्रोसीड कर सकता है उस पर्टिकुलर ऑर्डर को। और ऐसे कोई इस बात को नहीं बोलेगा, पक्षपात नहीं हो रहा है इस बात को बोल के कि वो वाला केस नहीं देखा, और वो वाला केस इसलिए नहीं देखा होगा उसने क्योंकि वो अमाउंट मॉनेटरी लिमिट के नीचे था। उसके लिए हायर अपील में इसलिए नहीं गया क्योंकि वो मॉनेटरी लिमिट के नीचे था। तो वो उन चीज़ों को यहाँ पे नहीं देखेंगे। तो यही वही चीज़ है, पक्षपात नहीं होगा वगैरह-वगैरह, ठीक है? तो कहने का मतलब मॉनेटरी लिमिट सेट कर दी, उसके नीचे केस नहीं देखेगा। अगर उसके ऊपर सिमिलर नेचर का भी केस होना, सिमिलर नेचर प्रोसीडिंग सब कुछ डिट्टो सेम है और सेम एसएससी भी होना, तब अगर पर वो मॉनेटरी लिमिट क्रॉस कर रहा है, तब डिपार्टमेंट हायर अथॉरिटी में जाके उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, मतलब अपनी बात रख सकता है। द लास्ट क्वेश्चन दैट इज़ द नॉन अपीलेबल ऑर्डर, सॉरी नॉन अपीलेबल डिसीजन एंड ऑर्डर। ये ऐसे कौन से नॉन अपीलेबल डिसीजन होते हैं? नंबर 1 आप देख लो, शॉर्ट में बता देता हूँ कि ऑर्डर फॉर द ट्रांसफरिंग और द प्रोसीडिंग फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर ऑफिसर। ठीक है? कोई ऑर्डर है, वो लिख रहा है कि आपका जितना भी प्रोसीडिंग है वो इस ऑफिसर को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। इसके खिलाफ आप कोई अपील फाइल नहीं कर सकते हो। सेकंड, सीज़र और रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, आपके बुक रिटेन हो चुकी है, सीज़ हो चुकी है और इसके खिलाफ जो ऑर्डर हुआ आपका सीज़र ऑफ द बुक या रिटेंशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स, इसके खिलाफ आप कोई फर्दर अपील नहीं कर सकते हो। या प्रोसिक्यूशन, दैट इज़ ऑर्डर सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट, तो उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते हो आगे। एंड द लास्ट वन इज़ ऑर्डर ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंस्टॉलमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपील किया कि आप मुझे अलाउ कर दो कि इंस्टॉलमेंट में, और ऑफिसर को लगता है नहीं, इसको इंस्टॉलमेंट में अलाउ नहीं करना चाहिए। और जो ऑर्डर उसने दिया कि दैट आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ यू पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंस्टॉलमेंट, उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते हो। दैट्स इट। और यहाँ पे अपना चैप्टर होता है खत्म। और जाते-जाते आप सबसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है, वो ये, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, अपने दोस्तों तक ये चैप्टर पढ़ाओ, मतलब उनको ये मैसेज दो। तो आई डिड माय बेस्ट टू कंप्लीट दिस चैप्टर uh, with ICI material. So I hope you like this video. Thank you so much for watching this video. Or one more important message, you can subscribe to my Facebook page, Twitter, Insta, LinkedIn, and you can text me personally in the Telegram at the rate Pankaj Moil. Thank you so much for watching this video. Tata, bye bye, Shabakar.